92 की हिंसा जो मुस्लिम से नहीं किया था बेसिकली। जो लोग गोली से मारे गए थे उसमें एक बच्चा भी मर गया था। ठीक है भाई, पुलिस गोली से मर गया, लेकिन बताइए क्या जानबूझ के मारा है पुलिस ने? थाने की गाड़ी ही उड़ा दिया आतंकवादियों ने। उसमें हमारा इंस्पेक्टर गन्ने खेत में चारों तरफ से घेराबंदी कर लिया जी, और बस गोलियां चल रही हैं। वो अभी चला रहे हैं, वो ही चला रहे हैं, हम भी गोलियां चला रहे हैं। पूरी सब्जी बनवा के लाइए, रात भर घेराबंदी चलेगी। सिगरेट पीता था, हमने कहा भाई एक पैकेट सिगरेट लाना जरा था। और क्योंकि हमारे पास उसमें फोर्स नहीं था, इसलिए थोड़ा फायरिंग ज़्यादा कई जगहों पे हो गई, तो कैजुअलिटी थोड़ा ज़्यादा हुई थी। और जितने लोग पुलिस फायरिंग में मरे थे सबके घर में हम और जिलाधिकारी गए हमारे। अच्छा, हम लोग गए, हमने कहा कि साहब ये वी आर सॉरी। सुलखान सिंह साहब, कोई ऐसा प्रसंग जब रात की नींद आपकी गायब हुई हो, कोई ऐसा मामला, विकट मामला जिसको आप सुलझा नहीं पा रहे हो, जिसे चुनौती मान करके आपने लिया हो और यह लग रहा हो जिसमें परमात्मा का स्मरण किया हो कि इसमें हमें सफलता कैसे मिलेगी, ऐसा कोई प्रसंग स्मरण आ रहा है? कोई ऐसा एक विशेष घटनाक्रम तो हमारे उसमें नहीं आ रहा है। सबसे जो कठिन काल हमारे सामने आया था वो था आतंकवाद क्षेत्र का जी। मैं पीलीभीत में एसपी था जी। बहुत ही भयंकर आतंकवाद का उस समय जोर था जी। एक के बाद एक घटनाएं लगातार हो रही थी जी। तो हम लोग कोशिश करते थे, लगता था कि बस कामयाबी मिलने वाली, फिर कोई बड़ी घटना हो जाती थी जी। तो वो करीब हमारा 6 महीना बहुत ही तनाव में गुजरा जी। और लास्ट में हमारे एक थाने की गाड़ी ही उड़ा दिया आतंकवादियों ने। उसमें हमारा इंस्पेक्टर एसओ इंचार्ज जो है हजारा थाने का जी, और आधा सेक्शन पीएसी उसमें मारे गए। जो बड़ी घटना थी, कई बड़ी घटना, हम लोग बहुत उसमें त्रस्त है। उड़ा दिया हाँ आतंकियों ने, विस्फोटक लगा के, खड़ंजे विस्फोटक लगा के उड़ा दिया उसको। कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गए लोग। खैर उसके बाद फिर उसी महीने 31 तारीख को जी हम लोगों ने 2 आतंकवादी मार लिए जी। पूरी रात एनकाउंटर हुआ, हमने मारे 2 आतंकवादी। कैसे आमने सामने हुआ, पकड़ करके ठोक दिया? नहीं, आमने सामने क्या, मतलब दौड़ा करके जो है। अच्छा हाँ, 4 बजे से दौड़ाना शुरू किया, सुबह 8-9 बजे तक मार पाए हमको। अच्छा हाँ। शाम को 4 बजे पूरी रात पूरा पैदल दौड़ाते थे? पैदल गन्ने खेतों में, गन्ने खेत में घेर लिया, तो गन्ने खेत में चारों तरफ से घेराबंदी कर लिया जी। और बस गोलियां चल रही हैं। वो अभी चला रहे हैं? वो ही चला रहे हैं, हम भी गोलियां चला रहे हैं। तो बल्कि हमारे एक एडिशनल एसपी थे बीपी सिंह, थोड़ा रैश होकर दौड़ पड़े तो बच गए, नहीं तो उड़ गए होते गोलियों से। फिर हम लोगों ने भाई कहा कि भाई जाइए, पूरी सब्जी बनवा के लाइए, रात भर घेराबंदी चलेगी। हमारे एडिशनल एसपी थे आर्यन यादव, उनको भेजा गया पीलीभीत वापस जी। पूड़ी बनवा के लाए वो जो है। और उस समय मैं सिगरेट पीता था, हमने कहा भाई एक पैकेट सिगरेट लाना जरा था। और एक पैकेट रजनीगंधा, पान मसाला, पान पराग खाते थे उस समय जी। और तम्बाकू भी तब खाते थे जी। तो करीब 12-1 बजे जब वो लेके पहुँचे, पूरी खा कर हम लोगों ने तम्बाकू खाई, तब चैन आया जी। रात भर घेराबंदी किए रहे पूरा। तो कितना बड़ा, अच्छा ज्यादा प्लाट रहा होगा? बहुत बड़ा खेत था, बहुत बड़ा। बाई चांस जो है वो एक खेत 3 तरफ से खाली था, बीच में बड़ा खेत था, और चौथी तरफ से वो जुड़ा हुआ था दूसरे खेतों से जी। तो उसको घेराबंदी हम लोगों की चलती रही, हमने उस पर ट्रैक्टर चलवा दिया खेत पर रात में ही। अच्छा, वो उसी में कहीं आदमी तो एक आदमी दुबका रहा, और दुबके वो फिर सुबह जब कोहरा आ गया, 4 बजे के करीब कोहरा अचानक आ गया, और उससे निकल के भाग दिया वो। अच्छा, गोलियां चली लेकिन निकल गया। फिर दौड़ाए, पीछा करते रहे। तो आगे चल के एक पिकेट था हमारा जी। वो बेचारे कच्छा बनियान पहन करके, जाड़े का दिन था, दतून कर रहे थे। लेकिन उस जमाने में दतून भी करते थे पुलिस वाले, तो राइफल हाथ में रखते थे जी। उनके साथ में राइफल थी, दतून फेंक के उन्होंने वही कच्छा बनियान में लेके राइफल दौड़ा दिया उसको। फिर एक खरोसा, एक गांव पड़ता है पीलीभीत के शहर के पास, आ गए वहाँ पे मारे मिला जो है वो, और एक डेड बॉडी वहीं मिली। तो 2 ये मारे हमने। उसके बाद फिर कई एनकाउंटर हुए, करीब 9 खूंखार आतंकवादी हम लोगों ने मारे वहाँ पे। सब आमने सामने ही हुआ? सब सामने। अब इस समय तो पुलिस का सटीक निशाना, आपके समय में वो नहीं था, अब तो पैर के नीचे सटीक निशाना लगा रहे हैं, और आए दिन यह घटनाएं हो रही हैं। तो यह इतना निशानेबाज पुलिस कहाँ से आ गई? जिधर देखिए उधर, और एक हाथ इधर कंधे पर, एक हाथ इधर, और लंगड़ाते हुए चल रहे हैं।
वो निशाना उस समय नहीं था क्या इस तरह का? पुलिस वालों का निशाना तो पहले भी अच्छा था, अभी अच्छा है। अरे इस निशाने की बात कर रहा हूँ जो पैर के नीचे प्रैक्टिस कराई जाती है, फायरिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। लेकिन बहुत सारे मामलों में इसमें कोर्ट में केसेस दायर हुए हैं और FIRs हुई हैं, कन्विक्शंस हुए हैं, लोग जेल में हैं। अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड मिला के करीब 250 पुलिस वाले इस समय जेल में हैं। तो इससे ये वो साफ जाहिर है कि गलत तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले नोएडा में एक केस हुआ था, कुछ दिन क्या कई महीने हो गए होंगे जी। उसको दिल्ली से पकड़ के लाया, यहाँ पे हाफ एनकाउंटर दिखा दिया गोली मार करके, सारा वीडियो एविडेंस सब पूरा मिल गया, कोर्ट के आदेश से वो मुकदमा कायम हो गया। अब वो देर है उसमें 2-4 साल की, सजा हो जाएगी सब लोगों को, जितने लोग तहरीर में हैं उसमें जी सबको सजा होगी, उम्र कैद होगी। ऐसे कानपुर में एक केस हुआ, एक केस खोल दिया उन्होंने हाफ एनकाउंटर करके जी। और मजिस्ट्रेट के सामने जब वो तमंचा रखा गया तो वो तमंचा कानपुर देहात का मामला है। हाँ, कानपुर दुर्गेश पांडे की कोर्ट थी, मुझे स्मरण है, मैंने वीडियो कोर्ट ने देखा, मजिस्ट्रेट ने उनका साहब ये तमंचा तो फला केस नंबर का है, ये इसमें केस नंबर पड़ा हुआ है जी, ये कैसे आपने लगा दिया? उस पर FIR हो गई और उसमें ही सजा हो जाएगी पक्का, 100% डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये मैं इसको बार बार सचेत करता हूँ पुलिस वालों को कि ये आपके इंटरेस्ट में है, आपकी पर्सनालिटी के इंटरेस्ट में है। आप क्रूर हो जाते हैं और ये फिल्म की पर्सनालिटी नहीं है कि आप यहाँ पे क्रूर रहेंगे, घर में जाके आप ठीक हो जाए, घर में भी आप क्रूर रहेंगे, घर में भी क्रूर रहेंगे, आपकी पर्सनालिटी वार्प हो जाती है। तो पुलिस को क्रूर बिहेवियर कभी नहीं करना चाहिए। गोली चले, गोली लगे, मर जाए, ठीक है। हमने पुलिस फायरिंग की है, भीड़ पे भी गोली चलाई है हम लोगों ने, तो उसपे भी लोग मरे हैं, लेकिन क्रूरता नहीं कभी होने दिया हमने। 2-3 बातें छन करके आई कि लगभग 250 की संख्या में पुलिसकर्मी जो फेक इनकाउंटर किए हैं वह जेल में है, शेष नंबर लगा हुआ है, पैर के नीचे सटीक निशाना लगाने वाले पुलिसकर्मियों का भी समय आएगा और लगातार कोर्ट उन्हें छोड़ेगा नहीं। जो पुलिसकर्मी क्रूरता दिखाते हैं अपने फील्ड में, क्षेत्र में दिखाते हैं, वह घर में भी दिखाएंगे, उससे रोक नहीं पाएंगे। संदेश क्या देना चाहते हैं ऐसे पुलिसकर्मियों पर जो इस तरह से ताव में आकर के अथवा प्रमोशन पाने की इच्छा में या फिर बास पीठ ठोक देगा कि बेटा कर दे, ठोक दे, मैं हूं ना, उनसे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा देखिए ब्रजभूषण जी एक ही संदेश है जी। मैं ट्रेनिंग में जब था तो 5 साल ट्रेनिंग में रहा मैंने पूरा प्रयास यही किया, यही मैनुअल्स बनाए मैंने, सारे मैनुअल ऑन रिकॉर्ड हैं कि पहली बात तो पुलिस को स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ काम करना चाहिए, अपने कानून के हिसाब से ही काम करिए जी। कानून के बाहर बिल्कुल काम मत करिए। लोकतंत्र में इतनी पावर्स आपको इसलिए नहीं दी गई थी, लाखों लोगों ने जान इसलिए नहीं दिया था आज़ादी की लड़ाई में कि आप उनको ह्यूमिलिएट करें और उनको गलत तरीके से फंसाएं। जी। दूसरा, कानूनी काम भी तमीज से करिए, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कानूनी काम तरीके से ही काम करिए और कानूनी काम भी तमीज से करिए। अगर मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं तो मैं ये कहना चाहिए मुझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मुझे क्षमा करिए, मैं आपको गिरफ्तार करूंगा जो है। अच्छा। हाँ, मुझे क्षमा करिए, आप बयान नहीं दे सकते प्रेस को, बिल्कुल कहना चाहिए। मतलब अमिताभ ठाकुर को यह कहना चाहिए कि आप बयान नहीं दे सकते। स्वयं आप पुलिस के अधिकारी रहे हैं, अफसर रहे हैं, आप किसी को भी हिम्मत नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल देना बैठता हूँ ना, तो अंग्रेजों का, हमारे लोग आज को कहते हुए नहीं थकते हैं कि अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों की देन नहीं है ये जी। मैं बार बार कहता हूँ कि आप उससे खराब हो गए हैं। एक बार मैंने कहा था तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन लगा दिया था कि साहब अंग्रेजों की पुलिस अच्छी थी हमसे। तो बात यह है कि अंग्रेजों के टाइम में ऐसा नहीं होता था, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, जो कि उनके टाइम में भी वो काम ईमानदारी से करते थे। मतलब मानव अधिकारों का पालन उस समय होता था जबकि मानव अधिकार नहीं था। गांधी जी ने जब आह्वान किया असहयोग आंदोलन का तो चौरी चौरा कांड हुआ। आज की सरकारें होती तो गांधी जी को 300 लोगों में फंसा देती, आयोजित किया था। आज आयोजकों को फंसा दे रहे हैं लोग जो है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए जो है। तो ये देखा जाता। अच्छा, गांधी को भी कुछ भी हो, मिस्टर गांधी बोलते थे वो लोग जो है, कोई बदतमीजी से नहीं बात करता था मिस्टर गांधी। कभी ऐसा नहीं होता। नेहरू जी को जेल में बंद रखा लेकिन तमीज से बात करते थे। नैनी जेल में बंद थे तो जेलर का घर खाली करा दिया गया था। जेलर के मकान में, नैनी जेल के अंदर मकान है जेलर का, उसमें रहते थे नेहरू जी। किताब मांगते किताब देते थे, ऐसे ही तैसे थोड़ी किया था कोई भी।
विदेशी थे, तानाशाह थे, फिर भी तमीज से बात करते थे। आप क्यों नहीं कर सकते? लॉर्ड मेयो की हत्या हुई अंडमान निकोबार में, जी, पकड़ के उसको शेर खान ने हत्या किया था उसकी, लॉर्ड मेयो को मार दिया। गवर्नर जनरल था, आजकल की तरह कोई पिद्दी नेता थोड़ी था, लेकिन पकड़ के पीटा नहीं गया उसको। मुकदमा चला, फांसी हुई, अलग बात है। उसके परिवार वालों को नहीं तंग किया गया, उसका घर बुलडोजर से नहीं गिराया गया। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर हमला हुआ था दिल्ली में, हाथी पे जा रहे थे, बम से हमला हुआ, माहौत मारा गया, हार्डिंग बच गए, किसी को घर नहीं किसी को गिराया गया। और सिकंदर जैसा क्रूर शासक भी पोरस के साथ कैसा व्यवहार करता है, पूछता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने कहा जैसा एक राजा के साथ। फेयरनेस, देखिए फेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज। गांधी जी इसी बात को बार बार कंटेस्ट करते थे। गांधी जी जो सत्य अहिंसा की बात कहते हैं ना, सत्य अहिंसा ही आधार है डेमोक्रेसी का, और डेमोक्रेसी का कोई और आधार हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए कि कुछ लोग खुश हो जाएंगे इस बात से, हम किसी को मार दें, किसी के पैर में गोली मार दें, ये ठीक नहीं है। ये जो है, हमें कानून से काम करना है, और कानूनी काम भी सभ्यता से करना है, तमीज से करना है। मैं अगर अपने जीवन के उदाहरण दे दूं, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा किया है, लेकिन तमीज से कारण जो हमको विरोध नहीं होना पड़ा। 92 के जब बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद जब राइट्स हुए थे, तो मैं सहारनपुर में था उस समय। उस समय करीब 13 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। दुर्भाग्य से जो पुलिस फायरिंग में जितने मरे थे वो सबके सब मुसलमान थे। जी। तो सरकारों में तमाम बातें होती हैं, तो हमने कहा था कि मुसलमान इसलिए मरे हैं कि दंगे में यही सामने आ गए, यही आते थे जाता। 92 की हिंसा जो मुस्लिम्स ने किया था बेसिकली रिएक्शन में। लेकिन जो लोग गोली से मारे गए थे उसमें एक बच्चा भी मर गया था जी, उसमें बवाल हुआ। हम लोगों ने यही कहा कि हाँ ठीक है भाई, पुलिस गोली से मर गया, लेकिन बताइए क्या जानबूझ के मारा है पुलिस ने? जी। उन्होंने कहा धोखे से लग गई गोली, जो है ऐसी फायरिंग। लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया, और जितने लोग पुलिस फायरिंग में मरे थे सबके घर में हम और जिलाधिकारी गए हमारे। अच्छा। हाँ, और हमने उस समय कौन डीएम थे? योगेश कुमार थे, हमारे बैच के थे, ये डायरेक्ट आई सब थे। हम लोग गए, हमने कहा कि साहब ये वी आर सॉरी, हमें अफसोस है कि आपका आदमी मर गया। लोग कहते शिकायत करते थे कि साहब देखिए छत पे खड़ा था, वो दंगा थोड़ी कर रहा था। तो हमने क्या उसको देख के गोली मार दी गई है। पुलिस फायरिंग होती है तो गोली दाएं बाएं भी हो जाती हैं। आपको लगता है कि जानबूझ के मारा है पुलिस ने? बता नहीं साहब। देखिए दोस्तों, ये अंतःकरण से बात हमारी भी आंखें छलछला गई हैं। गोली चलती है, दंगा होता है, मारे जाते हैं लोग, 1 दर्जन लोग मारे गए, एक लड़का भी मारा जाता है। युवा पुलिस कप्तान और युवा पुलिस अधीक्षक एसएसपी दोनों उनके घर जाते हैं जो लोग मारे गए हैं, और कहते हैं कि सारी बोलते हैं जाकर के। यह बड़ी बात थी। जब बड़े नतीजा क्या हुआ प्रभूषण जी, जब जांच हुई, जांच आयोग बैठा जी, किसी ने पुलिस के खिलाफ बयान नहीं दिया। और तत्कालीन सांसद स्वर्गीय रशीद मसूद, उनका बयान बाकायदे छपा था कि साहब एक आध घटना को छोड़ करके पुलिस और पीएसी का व्यवहार ठीक रहा है। आज तक कहीं कोई ऐसा बयान किसी सांसद का आया हो तो मुझे बताइए आप। सुलखान सिंह जी की आंखों में झांक कर इस समय मैं देख रहा हूं, और यह प्रतीत हो रहा है कि उनके मारे जाने का कितना कष्ट आज भी है। परिस्थितियां ऐसी थी कि बिना उसके काम नहीं चल पाता। यदि आप लोग जैसे क्या आंसू गैस के गोले से, क्या लाठी चार्ज से, अन्य जो तरीके थे, क्या उससे काम नहीं चल रहा था? हाँ, नहीं चल पा रहा था। बहुत सीरियस पोजीशन हो गई थी। बल्कि हमारे साथ आर्मी भी थी। आर्मी ने ये बात कही कि साहब इतना खतरनाक मंजर हमने पहले नहीं देखा कहीं। अच्छा जी। सड़क में जगह जगह पत्थर लगा करके सड़क रोड की गई थी, सड़क पे ईंटा रख करके, ईंटा ऐसे बिछा दिए गए थे 50 मीटर तक। अच्छा। गाड़ी नहीं चल पाए, और उसको निकल के हटाइए आप तो पथराव हो जाए, तो उसमें फिर फायरिंग। उनके मारे जाने के कितने दिन बाद आप लोग गए? और आप और मुश्किल से 8-10 दिन बाद। अच्छा। कर्फ्यू लगा, तुरंत कर्फ्यू लग गया। हाँ। और उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद फिर कर्फ्यू धीरे धीरे खोलना शुरू किया हम लोगों ने। तो एक बात और सामने आई, लोगों ने आरोप लगाया कि साहब कुछ लाशें जो हैं वो दबा दी। बहुत जगह होता है कि लाशें गायब कर दिया पुलिस ने। हाँ। हमारे खिलाफ एक भी आरोप नहीं आया कि पुलिस ने कोई लाश गायब कर दी। ये हुआ साहब उनके घर वालों ने लाश दफन कर दिया है। तो हमने कहा हम तैयार हैं
कोई हमको बता दे, हम लाश तुरंत खुदवा लेंगे। हमने तुरंत एडीएम, हमारे एडिशनल एसपी और लोकल विधायक, शायद अहमद हसन नाम था उनका, मुस्लिम थे, 3 की कमेटी बना दी। हमने कहा जो कोई कहे कि हमने लाश दबा रखी है तुरंत खोद के निकाल लो। 2 लाशें और खोद के निकाली गई। बाद लोगों ने मना कर दिया कि हमें कोई शिकायत नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, हम लाश की बेहुरमती नहीं कर। 1 लाश खोदी गई उसमें। तो ये सही चीज़ें हो जाती हैं, पब्लिक वाले भी ये सब कर देते हैं, लेकिन हमें अपना कंटेक्स्ट क्लियर रखना है। एक सवाल मैं सहारनपुर के केस पर भी उसी पर करूंगा। अयोध्या में ढहाया गया विवादित ढांचा, उसके बाद सहारनपुर में दंगा हुआ, इतने लोग मारे गए। उनके घर जब आप पहुंच रहे हैं, क्या फीलिंग थी उनकी, कैसे पहुंचे और क्या उनका कहना था, फिर क्या दुख दर्द उन लोगों ने बताया, कैसे परिवार थे, गरीबी कैसी थी, अमीर लोग थे, किस तरह से दंगे में वो लोग शामिल हुए, फिर उनके परिवार के लोगों ने क्या कहा आपसे? बलभूषण जी, उसमें से ज़्यादातर लोग, जो ज़्यादातर क्या 100% लोग जो हैं औसत या गरीब, औसत से नीचे टाइप के लोग थे जो है। दुर्भाग्य यही है या चांस कहिए कि ऐसे हुड़दंग में यही आम लोग जो हैं, गरीब लोग फंस जाते हैं, और जो संपन्न लोग हैं वो तो कभी सामने आते नहीं इसमें जो है। बहुत दुखी थे। पुलिस फायरिंग जब मॉब पे होती है तो उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो बहुत वायलेंट टाइप के नहीं, ज़्यादातर वो निर्दोष टाइप के ही होते हैं बेसिकली। जो पा गए तमाशबीन, मारे गए। खुराफाती तो मार के वो गायब हो जाते हैं, पीछे छुप जाते हैं, जो पत्थर फेंक के उनके पीछे छुप जाते हैं। ये सीधे साधे लोग फंस जाते हैं अक्सर जो है। तो इसलिए पुलिस फायरिंग के एक नियम बनाए गए हैं कि ज़्यादा लोग डेथ ना हो। हमारे उसमें 2 देवबंद के लड़के मारे गए थे, देवबंद में फायरिंग हो गई थी उसमें जो है। तो बाकी सहारनपुर शहर का था, 2 देवबंद के थे जो। तो ये था कि मिनिमम गोली चलनी चाहिए ताकि ज़्यादा कैजुअलिटीज ना हो, और क्योंकि हमारे पास उसमें फोर्स नहीं था इसलिए थोड़ा फायरिंग ज़्यादा कई जगहों पे हो गई, तो कैजुअलिटी थोड़ा ज़्यादा हुई थी। लेकिन वो सब ने, पब्लिक ने उसको अप्रिशिएट किया उस बात को, और वही चीज़ जो हमने मौके पे हुई थी वही हमने जांच में बात कही। हमें कोई छुपाना नहीं पड़ा कुछ भी जी। तो उसका ये हुआ कि साहब इसमें कोई दोष किसी का निकला नहीं, कोई मामला ऐसा उलझा नहीं कभी जा करके, और ताल्लुकात सब लोगों से बढ़िया बने रहे हमारे जो है, कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो इसलिए मेरा तो इस पर विश्वास पक्का है कि रूल ऑफ लॉ पे चलना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ पर भी तमीज़ से करना चाहिए उसको भी। जैसे हमें आपको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार तमीज़ से करना चाहिए। हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, आपके बीवी बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके सामने और तमीज़ से ले जाना चाहिए। लोग कहेंगे कि सुलखान सिंह साहब सेवानिवृत्ति के बाद यह ज्ञान बांट रहे हैं कि पुलिस को तमीज़ से बात करना चाहिए, तमीज़ से गिरफ्तारी करना चाहिए और सारी बोलना चाहिए, जैसा कि बताया। तो लोगों का यह सवाल होगा कि यह ज्ञान चक्षु सेवानिवृत्ति के बाद खुला कि पहले खुल गया था? तो ये ज्ञान चक्षु हमारा सर्विस के 4-6 महीने बाद ही खुल गया था जो। अच्छा जी, 4-6 महीने बाद आप भी वही किए? मैं तुरंत, शुरू में तो लोगों के बेवकूफ़ी में आ जाते हैं हम लोग जो हैं। अच्छा। हालांकि मैंने ट्रेनिंग को कभी नहीं छोड़ा, जो हमको सिखाया गया था उसको नहीं छोड़ा, लेकिन तमाम टीचर्स जो यहाँ पढ़ाते थे पीटीसी में, अधिकारी जो जिनके अंडर में आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं, उल्टा सीधा बोलते थे कि आप वो जो सिखाया गया है उसको भूल जाइए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करिए। तो उस तरह से कुछ गलतियाँ जरूर हम लोगों से भी हुई, लेकिन मैं बहुत जल्दी उसको अपनी बातों पे वापस में आया, और जो हमको सिखाया गया था वैसे ही मैंने काम किया अपनी ज़िंदगी में। जिससे भी मेरा टकराव हुआ पूरे सर्विस दौरान, उससे मेरे संबंध अच्छे रहे। सारे विपक्षी पार्टी वाले जो है वो हमारा सम्मान करते थे, और रूलिंग पार्टी वाले थोड़ा दुखी होते थे। बाद में जब वो विपक्ष में आ जाते थे तो वो भी खुश हो जाते थे।